हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ा था, 7 में भी इसके बारे में पढ़ा था। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से एक न्यू यंग वन को जनरेट करना। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ मूल क्वेश्चंस को जानेंगे जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्यों जो ऑर्गेनिजम्स है यानी जो प्राणी हैं वो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो उतना भी ज़रूरी नहीं है कि अपने लाइफ को या एक किसी इंडिविजुअल के लाइफ को चलाया जा सके। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं जीने के लिए, और एक्सक्रीशन करते हैं बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स या फिर हार्मफुल मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। मगर रिप्रोडक्शन उतना भी एसेंशियल नहीं है कि वो उसके बिना लाइफ नहीं चलता, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process। मतलब देखा जाए दूसरी तरफ पे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जब अपने न्यू यंग वन को क्रिएट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उनकी लॉस होती है। तो कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहेगा कि लाइफ मतलब जीवन जीने के लिए वो अपने बहुत सारे एनर्जीज को स्पेंड कर दे, खर्च कर दे। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? क्यों कोई एक प्राणी अपना लाइफ को या अपने एनर्जी को वेस्ट करे उस काम के लिए जो जीने के लिए आवश्यक नहीं है? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब इस टॉपिक को हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। जो भी इसका आंसर हो, जाहिर है जब भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It is the large number of organisms belonging to a single species। कहा जाता है कि अगर पूरे ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसकी एग्जिस्टेंस जो है उसी तक सीमित रहती है, उसके बाद उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। मतलब उसके साथ उसका लाइफ भी ख़त्म होने के साथ साथ उसकी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। इस तरह की बहुत सारी संख्याओं में ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने सिंगल स्पीसीज को लेकर के आगे चलते हैं। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? किस तरह से हम जान पाते हैं कि दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही प्रजाति की हैं? स्पीसीज का मतलब प्रजाति। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। आमतौर पे हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। Thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। इसीलिए कहा जाता है कि जब ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है, जब न्यू इंडिविजुअल तैयार होते हैं तो वो बिल्कुल भी दिखने में अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करने के लिए जाते हैं तो हूबहू वो डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जैसा ही होता है। तो यहाँ भी सेम इसी मैकेनिज्म को कहा गया है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसे एक एग्जैक्ट कॉपी को तैयार करता है?
ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी का डिज़ाइन एक जैसा ही होता है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डिज़ाइंस शुड बी सिमिलर। जब ऑर्गेनिजम्स का बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का ढांचा है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी ब्लूप्रिंट्स जो होती हैं सभी की वो बराबर होती हैं। दस रिप्रोडक्शन at its most basic level will involve making copies of blueprints of the body design। जो रिप्रोडक्शन होता है इसका जो प्राथमिक जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, कॉपीज़ बनाते हैं किसके, ब्लूप्रिंट्स के, जो कि बॉडी डिज़ाइन का एकदम हूबहू एग्जैक्ट परफेक्ट शेप बनाता है। In class 9 we learned that chromosomes in the nucleus of a cell contains information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA। DNA इसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। हाँ, तो कहा गया है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर उस ऑफस्प्रिंग के जनरेशन्स का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है जो उनके पेरेंट्स से उनके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जीन्स। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो डीएनए जो होता है सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर में उसका फॉर्मेशन का मतलब उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है उसका मेन सोर्स है प्रोटीन्स। If the information is changed, different proteins will be made। जब इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स तैयार होते हैं। Different proteins will eventually lead to altered body designs। अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी के शेप को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy। जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का उसका मेन काम है डीएनए की कॉपी तैयार करना। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उस डीएनए की कॉपीज़ को तैयार करते हैं। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ अ डीएनए इन अ रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो डीएनए होता है इसका मेन काम क्या है, जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक्स होते हैं, मतलब जैसे पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन बेबी के अंदर आते हैं और पेरेंट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आते हैं, उनके पेरेंट्स के ज़रिए से। मतलब इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करते करते आ रहे हैं। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। जब जब डीएनए की 2 कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं तो ओरिजिनल डीएनए क्या करते हैं, कॉपी वाले डीएनए को में से एक डीएनए को रखते हैं और दूसरे डीएनए को वे लोग पुश आउट कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं ताकि वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाए या फिर वो अपने लाइफ प्रोसेस को ख़त्म कर दे। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। जो डीएनए को पुश करके बाहर निकाल दिया जाता है तो उसमें उसका जो ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना होता है जो कि अपने लाइफ को प्रोसेस कर सके, चला सके। देयरफॉर डीएनए कॉपीइंग इज अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus। जब डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती है बहुत सारे सेलुलर एपरेटस के ज़रिए तो डीएनए अपनी कॉपी को क्या करती है, अपने ही खुद के सेलुलर एपरेटस के ज़रिए उसको सेपरेट कर देती है। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। जब सेल डिवाइड होता है तो वो उस सेल को दो इक्वल सेलों में डिवाइड कर देते हैं। These 2 cells are of course similar but are they likely to be absolutely identical।
ये दो सेल्स जो हैं वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मगर क्या होते हैं, एकदम पहचाने जाते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही होते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑकर। इस क्वेश्चन का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम लोग जानेंगे कि जो कॉपिंग होता है, जो कॉपिंग का जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो किस प्रकार होता है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। किसी भी प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें नहीं किया जा सकता। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time। यहाँ तक कि यह भी बताया गया है कि ये जो कहा गया है डीएनए कॉपी करने का, इसका वेरिएशंस भी चेंज किया जाता है कभी कभी। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। कहा जा रहा है कि डीएनए की जो कॉपी होती है वो बिल्कुल हूबहू वैसी ही बनती है, मगर कभी कभी ये आइडेंटिकल नहीं होती है, ओरिजिनल जैसी बिल्कुल नहीं होती है। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट अ न्यू डीएनए copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। कभी कभी क्या होता है, जो वेरिएशंस होते हैं वो इतने भयानक हो जाते हैं कि जो नया डीएनए बनता है उसके अंदर जो काम होना चाहिए सेलुलर apparatus के ज़रिए वो नहीं होता, और वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट करता है इन्फॉर्मेशंस को। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। इस प्रकार के जो सेल्स तैयार होते हैं वो उन्हें सिंपली वो मर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome। मतलब दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरह के बहुत सारे वेरिएशंस हैं डीएनए कॉपी के, मगर कोई ड्रास्टिक आउटकम नहीं दे पाता है। Thus the surviving cell are similar to but stubbornly different from each other। सर्वाइविंग सेल मतलब जो सेल अपने आप को जीवित रख पाते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में, मगर वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिस ऑफ फॉर इवोल्यूशन। कहा रहा है ये जो टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इनबिल्ट टेंडेंसी जो इनकी बनी हुई है रिप्रोडक्शन की, इसका मेन काम होता है एवोल्यूशन करना। एज वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम लोग इसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्यों होती है। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फील वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जो पॉपुलेशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होते हैं कुछ कुछ जगहों पर, नीचेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और उनकी एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। जो कंसिस्टेंसी होती है डीएनए की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन जब होता है तो डीएनए की जो कंसिस्टेंसी है वो बराबर होती है, और उसके बहुत ही महत्वपूर्णता से मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर या बॉडी डिज़ाइन फीचर्स के अंदर। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज। जो डीएनए जो रिप्रोडक्शन जो होती है डीएनए से की, वो उनकी लाइफ जो है स्टेबलाइज्ड होता है, उनको स्थिर रखा जाता है पॉपुलेशन के स्पीसीज के लिए। हाउएवर नीचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो नीचेस के बारे में बताया गया है ये धीरे समय अनुसार जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं ताकि वो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकें। जैसे टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, और देयर कुड बी मेटेरॉइड हिट टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे पृथ्वी में तापमान का बढ़ना और घटना, ये भी बहुत बड़ी फैक्टर हो गई है, इसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, वाटर लेवल इंक्रीज़ करना या वाटर लेवल डिक्रीज़ करना, ये भी एक वेरी होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे मेटेरॉइड्स का हिट, इस प्रकार के कुछ और एग्जांपल्स हैं।
If a population of reproducing organism were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. अगर जो फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ जान रहे हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। जो स्पीसीज़ तैयार हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, वो पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो जाएंगे, मतलब उनका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some change for them to survive. जैसे ही कोई वेरिएशंस लाया जाता है या जो वेरिएशंस मौजूद होते हैं इंडिविजुअल्स के लाइफ में पॉपुलेशंस को बढ़ाने और चेंज करने में, तो उन्हें बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। अपने आप पूरे मेंटेनेंस को चेंज करना पड़ता है, अपने पूरे बॉडी डिज़ाइन को चेंज करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, या अपने बॉडी को हैबिचुएट करना पड़ता है कि वो वहाँ पर उस कंडीशन में भी सर्वाइव करें। Thus, if there were a population of bacteria living in a temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. But the few variants resistant to heat would survive and grow further. कहा जाए कि एक साफ़ पानी में या फिर एक टेम्परेट पानी में कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशंस हैं, अचानक उनका तापमान जो है वो बढ़ जाए और तब क्या होगा, तब मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। कुछ एक बैक्टीरिया होंगे जो उस एक्सट्रीम हीट को भी कंट्रोल कर लेगा और अपने आप को उस कंडीशन में भी सर्वाइव करके रख सकता है। वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। ये कहा जा रहा है कि जो वेरिएशंस हैं बहुत ही उपयोगी हैं स्पीसीज़ को बचाए रखने के लिए समय के अनुसार। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है जो क्वेश्चन है कि डीएनए को इम्पोर्टेंट क्यों कहा गया है रिप्रोडक्शन के दौरान उसकी कॉपी करने के लिए। व्हाट इज़ द वेरिएशंस बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है मगर स्पीसीज के लिए वो उतने भी नेसेसरी नहीं हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच द येस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड्स ग्रो इन द सेकेंड केस। यहाँ 8.1 एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में दोनों में कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाए गए हैं जिन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे पहले में क्या बोला है एक्टिविटी 8.1 में कि डिज़ोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml वाटर। कहा गया है कि 10 ग्राम चीनी घोलना है हमें 100 ml पानी में। टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ येस्ट ग्रेन्यूल्स टू इट। उन पानी के घोल में से 20 ml पानी हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर येस्ट ग्रेन्यूल्स को डालना है। पुट अ कॉटन plug in the mouth of the test tube and keep it in a warm place। और क्या कहा गया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जब वो 20 ml पानी रखा गया है, सॉल्यूशन रखा गया है और साथ में उसमें येस्ट डाला गया है एक चुटकी भर, तो क्या देखा जा रहा है और कहा गया है कि उसे उस टेस्ट ट्यूब को के ऊपर में रुई लगाकर उसे बंद कर देना है और उसे गर्म जगह पर रख देना है। After 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture for the test tube on a slide and cover it with a cover slip। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद उस सॉल्यूशन में से एक बूंद निकाल करके एक स्लाइड पर रखना है और उसे कवर स्लिप से ढक करके उसे माइक्रोस्कोप नीचे रखना है और उसके बाद उसमें देखना है कि क्या होता है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड को देखना है और उसमें होने वाली गतिविधियों को हमें नोट डाउन करना है। एक्टिविटी 8.2 वेट एंड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। कहा गया है कि ब्रेड का एक स्लाइस लीजिए और उसे
भिगो दीजिए, मॉइस्ट कर दीजिए और उसे किसी अंधेरे और डार्क जगह पे, ठंडी जगह पे जाकर रख दीजिए। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और उस ब्रेड के सरफेस के ऊपर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है कि क्या नज़र आ रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक अपने ऑब्जर्वेशन को उसमें क्या करना है, लिखना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच yeast grows in the first case and how mold grows in the second। दोनों एक्टिविटीज़ को देखना है और कंपेयर करना है कि किस में कौन पहले ग्रो करता है अपनी संख्या को। पहले केस में yeast है और दूसरे केस में ब्रेड मोल्ड है। हैविंग डिस्कस द कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वुड लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस। जब हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, तो हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड बाय विच द वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन और डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी हम लोग वेरिएशंस के बारे में या ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है उनके बॉडी डिज़ाइन के ऊपर। अब आते हैं फिशन। फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनका सेल डिवाइड होता है फिशन के जरिए तो वो न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं। इस तरह से बहुत अलग अलग प्रकार के वो लोग पैटर्न्स को बनाते हैं फिशंस के, जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। मिनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो अपने डिवीज़न के दौरान अपने आप को 2 बराबर बराबर सेल में बांट लेते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा दैट स्प्लिट of the two cells during division can take place in any plane। कहा गया है कि जो अमीबा है वो अपने आप को स्प्लिट करता है 2 सेलों में, कब, जब सेल डिवीज़न होती है तब। 8.3 एक्टिविटी। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमें कहा गया है कि एक अमीबा को लो और माइक्रोस्कोप के नीचे उसे हम लोगों को देखने के लिए कहा गया है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड of amoeba showing binary fusion। Now compare the observations of the slides। However, some unicellular organisms show somewhat more organisms of their bodies, such as seen in Leishmania, which cause Kala Azar, which have a wiped-like structure at one end of the cell। ये एक सेल के दूसरे छोर पर क्या करते हैं, 2 सूडोपोडिया को एक्सटेंड करते हैं और उसे अपने शिकार को उसमें ट्रैप कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, फिर से पढ़ते हैं। However, some unicellular organisms show somewhat more organisms of their body, such as is seen in Leishmania, which cause Kala Azar, which have a whip-like structure at one end of the cell। In such organisms, binary fusion occurs in a definite orientation in relation to these structures। कहा गया है कि जब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो उनके अंदर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन बन जाती है जिसमें कुछ रिलेशंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज द malarial parasite
plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fusion। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, जो कि अपने आप को बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं एक के बाद एक। येस्ट एंड अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वी शॉ इन एक्टिविटी 8.1। एक्टिविटी 8.1 में देखा था हम लोगों ने कि कुछ येस्ट हैं जो अपने हैंड लाइक स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करते हैं और उसे बॉडी से टोटली अलग कर देते हैं। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म with a relatively simple body organization, simple reproductive method can still work. Sprague, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces of fragment grow into new individual. Can we work on the reason for this based on what we saw in activity 8.4। ये टोटली जो हम लोगों ने बात किया, ये एक्टिविटी 8.4 में दिखाया गया परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल्स बाय सेल। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे इंसान हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए और जानवर हो गए, इनके अंदर जो सेल्स बने होते हैं वो एक के बाद एक डिवाइड नहीं होता। द रीजन इज दैट many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of specialized cells are organized into tissue। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिवाइड करते हैं सेल बाय सेल। द रीजन दैट मेनी multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells। जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि वो हम लोग जो देखते हैं वो सिंपली रैंडम कलेक्शंस होते हैं सेल्स के। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स which they then have to be placed at definite positions in the body। कहा जा रहा है जो खास प्रकार के जो सेल्स हैं उन्हें एकत्रित करके टिश्यू बनाया जाता है, और बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो एक साथ मिल करके ऑर्गन जनरेट करते हैं, और ऑर्गन्स जब साथ में काम करते हैं तो उससे एक डेफिनेट पोजीशंस बन जाते हैं बॉडी के, अतः शरीर का कोई एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। In such a careful organized situation, cell by cell division would be impractical। Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction। जब multicellular organisms होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल प्रकार की पद्धतियों को अपनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specified functions। एक खास प्रकार की प्लानिंग वो लोग बनाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि उन्हें किस प्रकार से सेल को डिवाइड करना है, और सेल के टाइप को वो लोग पर भी फर्क कर लेते हैं। Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type। जो रिप्रोडक्शन हम लोग बता रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे के अंदर, उसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को इन्वॉल्व किए जाते हैं। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ मेनी सेल टाइप्स। किस प्रकार एक सिंगल सेल जो है के ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और किस तरह के वो सेल टाइप होते हैं। The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances।
जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं, उनमें सक्षम होते हैं ग्रो करने के लिए, अपने प्रोफिलेटिंग या फिर मेकिंग अदर सेल, दूसरे सेल को तैयार करने के लिए। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से तैयार करना। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms for their body parts. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें डिफ्रेंशिएटेड किया गया है, व्यवस्थित करके अलग किया गया है, ताकि वो अपने न्यू इंडिविजुअल्स को अपने बॉडी पार्ट से ही सेपरेट करें। दिस that is, if the individual is somehow cut to broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं इस इंडिविजुअल के बारे में, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है, वो अपने बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करता है और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसे कट ऑफ करके सेपरेट कर दिया जाता है। इसी तरह से सिंगल सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। For example, simple animal like Hydra and Planaria can be cut into many number of pieces and each piece grows into a complete organism. जैसे हाइड्रा और प्लानेरिया है, ये दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें बहुत अलग अलग टुकड़ों में या छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अलग किया जाता है, और हर टुकड़े को सेपरेटली देखा जाए तो उससे एक नया इंडिविजुअल तैयार होता है। दिस इज़ नोन एज रीजनरेशन, इसे हम लोग रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन का मतलब फिर से तैयार करना, जिसे फिगर 8.3 में दिखाया गया है। रीजनरेशन इज़ कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। रीजनरेशन जो है उसे तैयार किया गया है फिर से एक सेल के ज़रिए, खास सेल से बनाया जाता है। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम दीज मास ऑफ सेल्स। कहा जा रहा है ये जो सेल्स के प्रकार हैं ये बहुत प्रकार के नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। जब ये रीजनरेशन होता है तो बहुत प्रकार के सेल्स तैयार होते हैं, जिसमें से अलग अलग सेल जो है अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। These changes take place in an organized sequence referred to as development. जब इस प्रकार के जो परिवर्तन को लाया जाता है ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में, उसे हम लोग रेफर्ड कर देते हैं डेवलपमेंट के रूप में। जैसे यहाँ दिख रहा है फिगर 8.3 में कि पहले सिंगल था, सिंगल को 3 पीस में डिवाइड किया गया और उन तीनों पीस को देखा गया तो उन 3 पीस से 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या तैयार हो गए। हाउएवर रीजनरेशन इज़ नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है रिप्रोडक्शन की तरह। रीजनरेशन का मतलब फिर से उसको तैयार करना, मगर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो पूरी तरह से उसे अलग रूप से तैयार करके बनाना। However, regeneration is not same the reproduction, since the most organisms would not be normal, depend on being cut up to be able to reproduce. रिप्रोड्यूस का मतलब फिर से तैयार करना होता है, और यहाँ पर रीजनरेशन का मतलब है फिर से उसका निर्माण करना। बडिंग, organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनका नाम है जैसे हाइड्रा, ये क्या करते हैं रीजनरेटिव सेल की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर धारण करते हैं और जिसके कारण ये बडिंग्स को बना करके उसे बॉडी से सेपरेट कर देते हैं। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज अ आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। जब हाइड्रा क्या करता है अपने बॉडी में छोटा सा बड को डेवलप करता है और धीरे धीरे वो बर्ड जो है वो बड़ा होता जाता है और वो उसे बॉडी से सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार कर देते हैं।
देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिस बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम द न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। मतलब क्या है, जब हाइड्रा के बॉडी से जो छोटे छोटे बर्ड्स तैयार होते हैं वो कंटिन्यू एक्सटेंड करते हैं, बड़े होते हैं, और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो उनको बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है और वो एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। There are many plants in which parts like roots, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition। बहुत प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़, तना, पत्ता और बहुत अलग अलग हिस्से होते हैं जिनसे वो एक नए प्लांट में तैयार कर देते हैं। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, कुछ खास कंडीशन में। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार के कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो इस तरह के रिप्रोडक्शन के मोड को अपनाते हैं। दिस दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक सुगर केन, रोज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जो पेड़ अपनाते हैं उसमें आता है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, जिसमें कुछ पौधे आते हैं जैसे शुगर केन, गन्ने का पेड़, गन्ने की डाली काट कर लगा देंगे तो उससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। गुलाब के पेड़ों में भी जब डाली को काट कर लगाया जाता है तो उससे भी वो एक नया पौधा बन जाता है। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, यानी कृषि के लिए। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। जो पेड़ होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए फलों को, फूलों को बहुत आसानी तरह से वो तैयार करते हैं और बीज से भी तैयार करते हैं। सच मेथड also make possible the propagation of plant such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seed। जैसे केला, संतरा, रोज़, जैस्मिन, ये सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जिन्होंने बीज उत्पन्न करने की कैपेसिटी को खो दी है। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to parent plant to have all its characteristics। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज या खूबी ये कह सकते हैं कि जो प्लांट, जो पौधा तैयार होता है जेनेटिकली, वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह एक जैसा होता है, हूबहू वैसे ही नज़र आते हैं और उनकी पूरी विशेषताओं को उसमें वो रखते हैं। यहाँ फिगर 8.5 में एक ब्रायोफाइलम लीफ दिखाया जा रहा है जिसके चारों तरफ छोटे 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 रूट्स अपीयर हो रहे हैं, जिन्हें मिट्टी पर लगा दिया जाए या ज़मीन पर गाड़ दिया जाए तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। Similarly, birds produced in notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into a new plant। देखो यहाँ भी सेम वही कह रहा है कि जब ये ब्रायोफाइलम की जो पत्तियाँ हैं जब ये ज़मीन पर गिरती है मिट्टी पर तो इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है और जो कि हूबहू अपने पेरेंट की जैसा ही होता है। और कुछ यहाँ पर कहा गया है टिश्यू कल्चर के बारे में, ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है, इसे पढ़ लेना चाहिए, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कैसे बनते हैं। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग पहचानते हैं। दैट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबव आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसे राइजोफोर्स कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब 8.2 एक्टिविटी को हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसमें कहा गया था ब्रेड मोल्ड के बारे में। जो ब्रेड मोल्ड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से दिखते हैं जो कि स्पोर्स के रूप में बन जाते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये जो हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब
on a stick structure are involved in reproduction। एक छोटे से डंडे के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डंडे नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर एक छोटा सा बॉब लगा होता है, जो उनका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन में उन्हें हेल्प करते हैं। द ब्लॉब्स आर sporangia which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizophos individual। जो हम लोग ये गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं, वो स्पोर्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिसे हम लोग राइजोफोस भी कहते हैं, या राइजोफोस के रूप में वो न्यू इंडिविजुअल को तैयार करते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। ये तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक उनका कांटेक्ट किसी मॉइस्ट सरफेस से ना हो। जब तक वो मॉइस्ट सरफेस में मिलेंगे नहीं तब तक वो ग्रो करेंगे नहीं। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created by a single individual। This is known as asexual reproduction। जितने भी हम लोगों ने ऊपर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जो सिंगल पेरेंट्स से तैयार हो रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने क्लास 8 और 9 में पढ़ा था कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से सेपरेट होकर तैयार होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। नीचे दिया गया है कि किस तरह से जो बाइनरी फ्यूजन है वो अलग है मल्टीपल फ्यूजन से। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड होंगे जब वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोर्स से। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। क्या तुम्हारे मन में ये कभी ख्याल आया है कि क्यों इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्यों नहीं न्यू इंडिविजुअल्स को राइज में जन्म देते हैं रीजनरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड बाय ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को प्रैक्टिस किया जाता है ताकि उससे एक नया प्लांट्स तैयार हो सके। वाई DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मेरे लास्ट पार्ट की वीडियो में होगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।